हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं। तो ये मॉडल पेपर किसका चल रहा है स्टूडेंट? तो जो हमारे बच्चे एमए में होम साइंस लिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी क्लास की बात करें? एमए सेकेंड सेमेस्टर। विषय कौन सा है? होम साइंस है। ब्रांच कौन सा है आप लोगों का? तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। आज इस बार क्या लिखित परीक्षा होगी, जैसा कि आप सभी लोगों को हम बार बार जो है अनाउंस कर रहे हैं। तो ये पेपर कौन सा स्टूडेंट? आप लोगों का पेपर फर्स्ट है किशोरावस्था एवं युवावस्था। मॉडल पेपर कौन सा है? तो ये मॉडल पेपर आज आप लोगों का चौथा मॉडल पेपर है स्टूडेंट। और इसके पहले अगर आपने जो है मॉडल पेपर जो है 1, 2 और 3 नहीं देखा स्टूडेंट, तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट के जरिए जाकर ये 1, 2, 3 मतलब तीनों मॉडल पेपर जो है आप लोग जाकर वहाँ पर देख लीजिए। ये यहाँ से जो है परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। देखिए, इस समय अभाव के कारण हम जो है सेक्शन वाइज जो है आप लोगों को हम क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन जो है लॉन्ग क्वेश्चन दे दे रहे हैं ताकि आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तीनों जो है हल हो जाए। ये परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है एक तरह से श्रृंखला चल रही है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए पहला प्रश्न क्या है कि शिक्षा का किशोरावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। या फिर किशोरावस्था एवं युवावस्था में शिक्षा का महत्व बताइए। ठीक है, तो शिक्षा का क्या होता है किशोरावस्था युवावस्था में महत्व, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का मेन हेडिंग क्या है आपका? तो मेन हेडिंग आप डाल के लिखेंगे किशोरावस्था एवं युवावस्था में शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो दुर्कीम का विचार था कि समाज का अस्तित्व तभी कायम रह सकता है जब समाज में पर्याप्त रूप से समरूपता रहे। समरूपता का मतलब क्या हुआ? कि समानता, एक जैसा, मतलब कोई भेदभाव जो है न किया जाए। शिक्षा बच्चों में प्रारंभ से ही उन आवश्यक समानताओं को भर देती है जो सामूहिक जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, जो एजुकेशन होता है तो वो क्या है? बच्चों में प्रारंभ से ही, यानी देखिए शुरू से ही क्या होता है, हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं ना, तो शिक्षा जो होती है वो क्या है? बच्चों में प्रारंभ से ही भर दी जाती है, जो कि क्या है, उनके अंदर जो है समानता के जो है सारे क्वालिटी जो है यहाँ पर उनको दिखाई देता है। इन समानताओं के बिना सामाजिक एकता और सहयोग की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर इसमें सिमिलरिटी नहीं मिलेगी स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या है, हम समाज की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर क्या, इसके अतिरिक्त शिक्षा बच्चों के सम्मुख समाज को, ठीक है, बच्चे को सम्मुख मतलब पूरे समाज के सामने क्या है, साकार, जीवंत और शक्तिशाली रूप प्रस्तुत करती है। इस प्रकार बच्चा समाज से क्या होता है? जुड़ जाता है। तो जो एजुकेशन के जरिए ही क्या करता है, बच्चा जो है समाज से जो है जुड़ता है। ठीक है, समाज के सामने जो है वो प्रस्तुत होता है। अब आइए देखिए जो है हरालाम्बोस और हेल्ड के अनुसार जो है शिक्षा क्या होती है। तो स्कूल वह संदर्भ प्रदान करता है जिसमें कुशलताओं को सीखा जाता है। इस तरह वह लघु रूप में समाज है, सामाजिक व्यवस्था का एक मॉडल होता है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने शिक्षा को जो है बताया कि स्कूल वह संदर्भ प्रदान करता है जिसमें क्या कुशलताओं को सीखा जाता है, यानी आप क्या एक्टिविटी को जो है जाकर वहाँ सीखते हैं। और ये क्या इस तरह से यह जो है समाज का क्या होता है? लघु रूप यानी छोटा रूप होता है। और सामाजिक व्यवस्था का क्या है? मॉडल को भी प्रस्तुत करता है। अब देखिए टालकट पार्सन्स ने क्या दिया है। तो शिक्षा की सामाजिकरण में भूमिका पर अधिक जोर देते हुए उन्होंने यह माना है कि स्कूल समाज की एक लघु रूप है। जो स्कूल होता है वो क्या, समाज का एक लघु रूप है। क्योंकि समाज क्या होता है, हमारा समाज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो हमारा शिक्षा हम कहाँ प्राप्त करते हैं? तो स्कूल में प्राप्त करते हैं। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या है, हम स्कूल में प्राप्त करते हैं। तो उसका आकार क्या होता है? सीमित होता है, वो आपका बृहद रूप में नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि स्कूल जो है वास्तव में परिवार और समूचे समाज के महल पर पुल का कार्य करता है। ठीक है, पुल का कार्य करता है कौन? जो परिवार होता है और समूचे समाज में जो एजुकेशन होता है वो क्या है, आपके महल की तरह पुल का कार्य करता है। जैसे बांध जो होता है ना, तो बांध क्या करता है? बांध जो है नदियों को, पानी को एक जगह रोकता है, फिर समय आने पर खोलने का। तो उसी तरह से जो एजुकेशन होता है वो भी क्या है, आपके बांध की तरह कार्य करता है। ये किसने, बांध या पुल की तरह, तो ये किसने कहा है? तो टालकट पार्सन्स ने कहा। क्योंकि वह बच्चों को वयस्क भूमिका के लिए तैयार करता है, यानी बच्चों को क्या करता है, वो वयस्क कैसे बन सकते हैं इसकी भूमिका के लिए वो तैयार करता है। ठीक है, फिर क्या है, डेविस तथा मूरे ने क्या बताया? तो डेविस तथा मूरे ने शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख प्रकार्य भूमिका आवंटन को ही मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था वह मंच है जहां योग्यता को सिद्ध करने का मौका मिलता है। इस प्रकार यह
इस प्रकार यह वह चयनशील एजेंसी है जो व्यक्ति को उनकी योग्यताओं के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में अधिस्थापित करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है डेविस और मुरे ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जैसे शिक्षा के बल पर ही क्या है जो बच्चे होते, जैसे आप लोगों क्या है, आप लोग एजुकेट हो रहे तो आप एजुकेशन के बल पर ही क्या करते हैं, अपने आप को जो है सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। शिक्षा के बदौलत ही आप अपने जीवन के हर सपने को आप साकार कर सकते हैं, अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो उन्हें ये बताया कि जो एजुकेशन होता है वह एक मंच है जहाँ पर क्या करते हैं आप अपनी योग्यता को जो है मतलब हर किसी में कोई ना कोई योग्यता होती है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो कि शिक्षा के जरिए, शिक्षा के मंच के जरिए जो है आप जो है लोगों के सामने जो है लोगों के सम्मुख क्या कर सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था का सबसे प्रमुख योगदान समाज की अर्थव्यवस्था की ओर है। हाल से फ्लाउट तथा एल्डरसन उचित लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा, तो देखिए उन्होंने ये बताया कि शिक्षा व्यवस्था उत्तरोत्तर श्रम शक्ति के निर्माण के प्रति क्या होती है, जो है समर्पित होती गई है। ठीक है, फिर क्या आप देखिए संक्षेप में क्या है, संक्षेप में युवावस्था में शिक्षा के प्रमुख प्रकारों के रूप में समझा जा सकता है। जैसे अभी तो क्या था, हम किशोरावस्था के बारे में समझे, अब देखिए युवावस्था में जो शिक्षा के कौन कौन से जो है कार्य होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, समाज के आदर्शों एवं मूल्यों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, नई पीढ़ी को वयस्क भूमिका का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा क्या है, वयस्क जीवन के लिए योग्यताओं और गुणों, ठीक है, गुणों की दृष्टि से नई पीढ़ी का चयन किया जाता है। चौथा क्या, श्रम शक्ति में प्रभावी सहभागिता के लिए आवश्यक ज्ञान, कुशलता एवं प्रशिक्षण का जो है प्रबंध किया जाता है। तो ये क्या, ये आपका एजुकेशन से संबंधित हो गया स्टूडेंट। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा के लक्षण, यहाँ पर लक्ष्य होगा एजुकेशन। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर एक लेख लिखिए या फिर स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं उसका अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो देखिए आपका हेल्थ एजुकेशन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आधुनिकता में और क्या है मतलब पहले प्राचीन समय में भी क्या था, हेल्थ, आपका हेल्थ जो है स्वास्थ्य एक ऐसा धन है कि जिसके जाने के बाद आपकी पूरी प्रॉपर्टी पड़ी की पड़ी रह जाएगी, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जॉब में हैं, ठीक है, और डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए और मिठाई लाए, तो अब आप क्या, पैसा तो आपने खर्च कर दिया, मिठाई मान लीजिए 1500 रुपये केजी वाला लाए, लेकिन उस 1500 रुपये केजी में से एक मीठा भी आप नहीं खा सकते, तो वो मीठा किस काम का। तो इसलिए क्या, हेल्थ इज़ वेल्थ, आपका जो स्वास्थ्य है वही सबसे बड़ा क्या होता है, धन होता है। तो देखिए प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य निर्देशन से था, जिसके द्वारा इस आशा से स्वास्थ्य का ज्ञान प्रदान किया जाता था कि अंततः स्वास्थ्य को उन्नत करेगा। ठीक है, तो मतलब पहले क्या था, प्राचीन समय में जो मतलब हेल्थ एजुकेशन था वो क्या था, एक गाइडेंस के रूप में कार्य करता था, लेकिन केवल स्वास्थ्य के ज्ञान से ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी सिर्फ अगर आपको हेल्थ का ज्ञान है तो उससे आपका जो है हेल्थ अच्छा नहीं हो जाएगा। यह तभी संभव है जब स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान को क्रियाओं के, यहाँ पर क्रियाओं के रूप में दिया जाए। ठीक है, क्रियाओं बना लीजिए, मतलब अब क्या है, इस हेल्थ एजुकेशन तो सबको पता है स्टूडेंट कि जैसे ढेर ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फैटी वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, मैदा वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन क्या है, ये काम तभी करेगा जब क्या है आप उस पर मतलब अपने शरीर पर उसको लागू करेंगे। जैसे फैटी चीज़ों से बचना, ऑयल से बचना, जंक फूड से बचना, तो ये सब क्या, सब आपको सभी को पता है कि जंक फूड जो है हमारे सेहत के लिए हार्मफुल है, लेकिन पता तो, नॉलेज तो सबको है, लेकिन उस पर क्या शरीर की क्रिया नहीं, शरीर के द्वारा उसको जैसे अपने आप को रोकना, ठीक है, जंक फूड से खाने से। तो ये सब क्या हम अपने आप पर प्रयोग करेंगे, क्रिया करेंगे, तभी तो हम हेल्दी रह सकते हैं। अर्थात ज्ञान तभी लाभदायक हो सकता है जब उसे अभ्यास में लाया जाए। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि रोगों के बारे में प्रचलित भ्रांतियां समाप्त हो सके और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर व्यक्ति रोगों का जो है इलाज कराने हेतु स्वयं तत्पर हो जाए। ठीक है, तो यानी कि जैसे कोई बीमारी हो जाता है तो उस पर क्या, जो भ्रांतियां बहुत से कह रहे भूत है, प्रेत है, इसकी वजह से वो तबीयत उसका खराब है, पेट दर्द कर रहा है तो क्या है, कुछ ना कुछ ऊपरी कारण, ऐसा बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लेकिन इसमें क्या, जब आपको
आपको हेल्थ एजुकेशन दे दिया जाएगा तो ये हो सकता है कि आप मतलब उस पर कह सकते हैं कि नहीं पेट का कोई नस दब गया हो, आपको एसिडिटी हो, इसकी वजह से भी पेट दर्द कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आप जो भी भ्रांतियां हैं इसके प्रति जो है हेल्थ एजुकेशन अगर आपको मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इन भ्रांतियों को जो है दूर कर सकते हैं और अच्छे डॉक्टर से जो है अपना इलाज कराने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहेंगे। अब आइए देखिए स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे ज्ञान, आदतों एवं मनोवृत्तियों को जिसमें स्वास्थ्य के उन्नयन में सहयोग मिलता है स्वास्थ्य शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे ज्ञान और आदतों और मनोवृत्तियों जिससे क्या है हमारा हेल्थ अच्छा रहता है और हमें सहयोग मिलता है, तो वही क्या है हमारा स्वास्थ्य एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन के नाम से जो है जाना जाता है। इस प्रकार की शिक्षा स्वास्थ्य सुधार में सहायक होती है। इस प्रकार की जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है वो क्या है आपके हेल्थ में जो है सुधार में होती है। इसी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ शिक्षाओं को समझता है। ठीक है, इसी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या है स्वास्थ्य की शिक्षाओं को, ठीक है स्वास्थ्य यहाँ पर बना लीजिएगा, को समझता है और स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रमों को अपनाने का प्रयास करता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ व्यक्तियों को सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का ज्ञान कराना रहता है। देखिए हेल्थ एजुकेशन का जो एक ही उद्देश्य है कि व्यक्तियों को क्या करे, हेल्थ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके प्रति क्या करे, उनमें जागरूकता लाए, उनको जो है जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें वो लोग क्या करें बढ़ चढ़ के जो है भाग लें। फिर क्या है आपका यह शिक्षा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की दी जाती। जो ये हेल्थ एजुकेशन है वो क्या व्यक्ति को हेल्थ को ध्यान में रखकर जो है उनको दिया जाता है। शिक्षा के शब्दकोश के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का वह भाग है जो यदि अनुसरण किया जाए हमें स्वास्थ्य को बनाए रखने के योग्य बनाती है। शिक्षा के शब्दकोश में यानी शिक्षा की डिक्शनरी में जो है शिक्षा एजुकेशन यानी हेल्थ एजुकेशन को क्या कहा गया है, तो हेल्थ एजुकेशन को यहाँ पे ये कहा गया कि स्वास्थ्य शिक्षा जो होती है शिक्षा का वह भाग है जो अनुसरण किया जाए, यानी उसको हम आदत में लाए, उसका अनुकरण करें, तो इससे क्या होगा हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। उसको योग्य बनाने के लिए जो है आपका हेल्थ एजुकेशन होता है। अब आइए बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा में देखिए थॉमस वुड के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति, समुदाय और सामाजिक स्वास्थ्य के साथ संबंधित आदतों, प्रवृत्तियों और ज्ञान को सही रूप से जो है प्रभावित करती है। थॉमस वुड ने क्या बताया कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्या अनुभवों का जोड़ होता है। ठीक है, जो व्यक्ति और समाज को क्या करता है, व्यक्ति और समाज और सामाजिक स्वास्थ्य के संबंधित आदतों, प्रवृत्तियों और ज्ञान का सही रूप से जो है प्रभावित करने का जो है कार्य करता है। तो देखिए जो हेल्थ एजुकेशन है तो वो कहीं ना कहीं क्या है हमारे अनुभव से जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति मतलब जो हेल्थ एजुकेशन वो सिर्फ पर्सनल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, जो हेल्थ एजुकेशन है आपके व्यक्ति के साथ साथ समुदाय के लिए भी होता है और समुदाय के साथ साथ जो सामाजिक हेल्थ से संबंधित जितनी भी आदतें हैं, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, जो भी प्रवृत्तियां हैं उनके ज्ञान को सही रूप में या सही दिशा जो है प्रदान करने में सहायक होता है। आप देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया, तो स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जो ज्ञान, भावना और युक्तियों के व्यवहार को परिवर्तित कर स्वास्थ्य के उत्तम स्तर तक ले जा सके। तो देखिए WHO ने क्या कहा कि उन्होंने ये बताया कि जो हेल्थ शिक्षा है वो क्या ज्ञान से परिपूर्णता, भावना से भी परिपूर्णता, और उसमें कौन कौन से जो है आपके युक्ति को जो हम यूज कर सकते हैं जिससे कि क्या हो सके हमारा जो हेल्थ है वो उत्तम कैटेगरी का हो सके, इन सब चीज़ों का क्या होता है समावेश होता है। अब आइए देखिए एक जगह हमने इसको समरप कर दिया है, इसका सारांश दिया है कि आपको इस परिभाषा से क्या समझ में आता है। तो देखिए उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य शिक्षा में वे सभी तरीके सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान, अभिवृत्तियों एवं आदतों को विकसित करने तथा उनको स्वस्थ बनाने व स्वस्थ रखने में क्या होते योगदान देते। यानी जो दोनों अभी परिभाषा जो गई है उसमें यह बताया गया है कि जो स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान होता है यानी नॉलेज जो होती है, अभिवृत्तियां यानी करके जो चीज़ हम बताते हैं, आदतों को विकसित करते हैं और कैसे अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, इन सब में क्या करता है जो हेल्थ एजुकेशन होता है या स्वास्थ्य शिक्षा होती है वो क्या करती है वो योगदान देती है। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा दिए जाने वाला सामुदायिक, राष्ट्रीय व जातीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होता है। जो हेल्थ एजुकेशन होता है वो क्या करता है, उसका जो ज्ञान होता है वो सामुदायिक मतलब पूरे
जो है एक तरह से समुदाय को और राष्ट्र को और जाति सभी को क्या करता है, वो बढ़ावा देता है। हेल्थ एजुकेशन के प्रति सब में क्या करता है, जागरूकता जो है लाता है। स्वास्थ्य शिक्षा एक विस्तृत अवधारणा है, इसलिए इसका विषय क्षेत्र काफी क्या है, विस्तृत माना जाता है। जो हेल्थ एजुकेशन है, ये मत सोचिए कि ये छोटे पैमाने पर कार्य कर रहा है। ये जो हेल्थ एजुकेशन होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा व्यापक, बहुत बड़ा या व्यापक होता है, इसलिए इसको हम जो है छोटे रूप में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए हम हेल्थ एजुकेशन के प्रमुख लक्ष्य क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं, यानी स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। तो देखिए पहला लक्ष्य क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वह स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित प्राचीन एवं नवीन धारणाओं को समझ सके तथा स्वास्थ्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सके। तो देखिए पहला उद्देश्य क्या, शिक्षार्थी मतलब जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको इस योग्य बनाना कि आप क्या है, आप जो स्वास्थ्य से संबंधित प्राचीन जो भी पहले की जो प्राचीन पुरानी जो तकनीकी है और नवीन धारणा, दोनों को क्या है एक जगह समर्पित करना है, दोनों को समझना है, दोनों को समझ के क्या करना, उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत आएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को स्वास्थ्य की समस्याओं को समझना ताकि उन्हें सुलझाने में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। तो देखिए हेल्थ एजुकेशन क्या दे रहा है, हेल्थ एजुकेशन विद्यार्थियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हेल्थ से संबंधित समस्या है उसको आप कैसे समझ सकते हैं और उसका आप कैसे समाधान निकाल सकते हैं। ये मतलब इसको आप अधिक से अधिक जो है अपने जीवन में इसको लाइए। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधित विचारधाराओं में रुचि विकसित करना है, यानी हेल्थ के प्रति आप कैसे जागरूक रह सकते हैं इसके बारे में जो है आपको जागरूक रहना है। अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर स्वास्थ्य के सिद्धांत बनाने में सहायता प्रदान करता है ताकि समाज में स्वास्थ्य की रक्षा और क्या विकास हो सके। देखिए हेल्थ एजुकेशन, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, फिट इंडिया अभियान चलाया था स्टूडेंट, ठीक है, कौन सा, फिट इंडिया अभियान चलाया था। तो उन्होंने उसमें जो है दिया था कि मतलब उनका एक स्लोगन था कि आधा घंटा हर रोज आधा घंटा डोज, ऐसे करके कुछ स्लोगन था उनका कि फिटनेस के लिए हर रोज फिटनेस के लिए आधा घंटा हर रोज, ऐसे करके दिया था। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब अभी जैसे क्या 21 जून को जो योगा दिवस आएगा, तो जो योगा दिवस जो लाया गया, तो क्यों बनाया गया, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं, तो किस लिए मनाते हैं, ताकि जो अवेयरनेस हो वो क्या हो, पूरे जनमानस तक पहुंचे कि आप लोगों को क्या है 24 घंटे में से आधा घंटा जो है अपने लिए जो है समय निकालना होगा। आप उसमें क्या है योगा करिए, ठीक है, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, ये आधा घंटा जो है, आधा घंटा का डोज जो है हर रोज, ठीक है, आधा घंटा का डोज हर रोज जो है आपके हेल्थ के लिए जो है लाभदायक है। क्योंकि आधुनिकता में क्या हम सभी लोग इतने अंधे हैं कि जो कि देर रात्रि तक जागना, ठीक है, हमारा जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। जैसे पहले के लोग क्या थे, पहले के लोग जो थे वो मतलब समय से जागना, जो 8-8 घंटे का, जो 8 घंटा मिला के क्या हुआ 24 घंटे हो गया ना, 8 प्लस, तो 8 घंटा जो था काम था, 8 घंटा विश्राम, 8 घंटा जो है नींद। तो ये सब चीज़ जो बनाया था 8-8 को जो डिवाइड किए थे तो वो सही था। लेकिन आज क्या है, आज आधुनिकता की वजह से, जैसे देखिए अब मैं ही क्या हूँ, मैं आप लोगों को 9 से 9:30 बजे तक ये क्लास देती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि 40 मिनट का अगर मेरा क्लास होता है तो आपको इसको लिखने पढ़ने में कम से कम आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा लग जाता होगा, नहीं 1 से 1.5 घंटा, तो 1 घंटा तो मान लीजिए, ठीक है, या वीडियो स्किप करके आप सुन रहे हैं तो भी आप 30 मिनट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 9:30 बजे तक अगर आपको क्लास में, तो आप 10 बजे तक इसको देखें, ठीक है, तो 10 बजे, फिर 10 बजे आप सोने जाएंगे तो तुरंत तो नींद आएगी नहीं, तो 11 बजे तक, 11:30, फिर क्या अगर मान लीजिए आपको 4 बजे भोर में उठना है, तो आपकी क्या हुई 8 घंटे की तो नींद पूरी नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ आपके बॉडी पे इफेक्ट डालता है। तो इस तरह इसलिए कहा गया कि जैसे आधा घंटा जो है आपको योगा जो है अभ्यास एक्सरसाइज ये सब जो है हमेशा करते रहना चाहिए ताकि आप जो है फिट रह सके। अब आइए देखिए 5वां पॉइंट क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य नियमों
के स्वयं पालन करने हेतु प्रोत्साहन देना है, ताकि स्वस्थ व्यक्ति दूसरों के सम्मुख आदर्श बन सके। जो है एक हेल्दी व्यक्ति रहेगा, जैसे आप किसी का रोल मॉडल तब बन सकते जब आप खुद हेल्दी रहेंगे। अगर आप खुद अनफिट है तो आप किसी का रोल मॉडल नहीं बन सकते। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है कि आप जो भी है हेल्थ एजुकेशन से जो भी नियम कानून बनाएंगे तो उसका आप स्वयं पालन करिए, तभी तो आप जो है दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत करना है। ठीक है, तो इसका हेल्थ एजुकेशन का पहला नहीं छठा उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में जो है हेल्थ के प्रति मतलब चेतना जागृत करना। फिर क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधित निर्देशन और खेलों तथा अन्य क्रियाओं द्वारा स्वास्थ्य निर्माण में सहायता प्रदान करता है। जो हेल्थ एजुकेशन है उसका क्या है, आप वो गाइडेंस करता है। खेल के जरिए भी क्या कर सकते हैं, खेल हुआ, डांस हुआ, ये जितने भी फिजिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं क्या है हमारे हेल्थ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, पॉजिटिव प्रभाव डालती है। जैसे अगर आप डांस करते हैं तो बॉडी के हर ऑर्गन्स की जो है एक्सरसाइज हो जाती है, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप जैसे कोई खेल खेलते हैं, खेल मतलब कि बाहरी, इन आउटडोर, ये नहीं कि मोबाइल में गेम देख रहे हैं, मोबाइल में रील्स चला रहे हैं, ठीक है, मोबाइल में लूडो खेल रही, वो खेल नहीं, वो क्या बाहरी खेल, जैसे आप टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है आपके हेल्थ को जो है मतलब अच्छा रखेगी। फिर क्या, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न सामान्य व संक्रामक रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी देना और उसके प्रति जिससे उसके स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सके। देखिए, हेल्थ एजुकेशन का एक उद्देश्य ये भी है कि जितने भी जो है संक्रामक रोग है उनके बारे में अगर आपको सही जानकारी मिल जाएगी तो आप क्या है, आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं और अपने समाज को भी ठीक रख सकते हैं। ये जो है हेल्थ एजुकेशन का जो है ये उद्देश्य है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि परिवार को परिभाषित कीजिए तथा परिवार की विशेषताओं को बताइए, या फिर परिवार किसे कहते हैं इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, परिवार मानव समाज की पूर्णतः मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है। जो परिवार होता है वो मानव समाज की क्या है, मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है। परिवार ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही पाया जा रहा है, या परिवार ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वाराणसी जिले में पाया जा रहा है। परिवार क्या है, परिवार जो है हर जगह पाया जा रहा है। यानी सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ कि सभी जगह, संसार का, विश्व का हर कोने में क्या है, परिवार पाया जाता है। ठीक है, यह एक प्राथमिक समूह है। राल्फ लिंटन ने कहा है, माता पिता और बच्चे का प्राचीन तृत्व किसी अन्य मानव संबंधों की अपेक्षा अधिक उतार चढ़ाव के बावजूद विद्यमान रहता है। यह समस्त अन्य संरचनाओं का आधार स्तंभ है। मनुष्य की आवश्यकताओं को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम यानी प्राथमिक आवश्यकताएं, अर्थात ऐसी आवश्यकताएं जो उसके जीवन यापन के लिए प्रमुख हो। और द्वितीय क्या है, द्वितीयक आवश्यकताएं अर्थात आवश्यकता है जो उसके जीवन के लिए प्रमुख तो नहीं परंतु वह भी अपना जो है महत्व रखती है। देखिए, जीवन की प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती है स्टूडेंट, आप सभी लोग होम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे, आपने बताया, हमने सुन लिया, जीवन की जो है प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती है, 3 होती है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान ये क्या है, जो है मानव जीवन की मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती है। उसके बाद जो होती है वो बाकी सब जो है सेकेंडरी आवश्यकताएं होती है। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, 3 होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं परिवार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, परिवार की उत्पत्ति हिंदी शब्द आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। परिवार जो है, परिवार की उत्पत्ति क्या है, तो जो हिंदी शब्द यानी जो है परिवार, हिंदी शब्द यानी परिवार, जो कि क्या है आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना। जो परिवार का जो फैमिली शब्द है वो किससे बना है, तो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना। फैमुलस का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है, एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता यहाँ तक
तक कि नौकर और गुलाम आदि आ जाते हैं। जैविक दृष्टि से परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री व पुरुष को पति एवं पत्नी के रूप में यौन संबंध स्थापना एवं प्रजनन हेतु समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। प्रजनन हेतु समाज की स्वीकृति मतलब कि बच्चे पैदा करने की जो स्वीकृति है वो प्राप्त होती है। समाजशास्त्री दृष्टि से परिवार को स्त्री और पुरुष का एक ऐसा समूह कहा जा सकता है जो विवाह संबंधों, रक्त संबंधों, गोद लेने की व्यवस्था से निर्मित होता है। तो देखिए उन्होंने लैटिन भाषा में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता संतान और यहाँ तक कि क्या है नौकर भी उसमें शामिल हो, वो सारे जो मेंबर होते हैं वो क्या है परिवार के अंतर्गत आते हैं। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष या पति और पत्नी के रूप में जैसे यौन संबंध स्थापित करके जो है प्रजनन करके संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, उसके द्वारा भी एक समूह का वो निर्माण कर रहे हैं, उसको भी क्या है हम परिवार कह सकते हैं। इसमें परिवार में क्या है विवाह संबंध भी होते हैं, रक्त संबंध भी होते हैं, और किसी को जैसे बच्चा नहीं है तो वह गोद लेने की जो है व्यवस्था भी उसमें निर्मित होती है। गोद लेंगे तभी तो उसका परिवार कंप्लीट होगा। जैसे बहुत से आप देखते हैं बहुत से जो सेलिब्रिटी है वो क्या है सिंगल मदर सिंगल फादर का रोल अदा करते हैं। वो सिंगल मदर भी क्या हो रही है, वो भी एक फैमिली का निर्माण कर रही है। सिंगल फादर भी क्या है, वो भी एक फैमिली का निर्माण कर रहे हैं। जिनको जैसे बच्चा नहीं है तो वो भी किसी के बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं तो वो भी परिवार का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, ये सभी आपके जो है परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसके सदस्य आयु, लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और एक घर के रूप में पहचाने जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इस जितने भी सदस्य हैं जैसे बेटा बेटी, माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी, नौकर, ये सभी क्या है सभी जो है एक साथ रहते हैं और अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां उसका निर्वहन करते हैं और एक ही रूप में जैसे पहचान। जैसे आप जैसे मान लीजिए मैं किसी की पत्नी हूँ तो क्या हुआ, मैं परिवार का एक मेंबर हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या हुआ, मुझे मेरे पति के नाम से जाना जाएगा कि नहीं, देखिए वो मुकेश जी की पत्नी है, तो ये क्या हुआ, तो हम अपने घर में क्या अपने पति के नाम से, अपने जो सास ससुर के नाम से, अपने बच्चों के नाम से जो है जानते हैं। तो ये क्या है, ये सब आपके जो है परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आइए देखिए परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा जो है परिवार का क्या है, तो आग वर्ण एवं निम्न काफ के अनुसार, आग वर्ण और निम्न काफ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि परिवार पति और पत्नी की संतान रहित और संतान सहित। संतान रहित का मतलब क्या हुआ कि उनको बच्चा नहीं है, और संतान सहित का मतलब क्या हुआ कि उनको बच्चा है। ठीक है, केवल पुरुष या स्त्री को बच्चों सहित, ठीक है, केवल पुरुष या स्त्री को बच्चों के सहित कम या अधिक अस्थायी समिति है। ठीक है, यानी उसमें क्या, उस परिवार में कम का मतलब क्या हुआ कि उसकी संख्या कम भी हो सकती है और उसकी संख्या क्या है अधिक भी हो सकती है। जैसे क्या है कि पहले के लोग जो होते थे तो उनको क्या 3-3, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे तक हो जाते थे, लेकिन अब क्या प्रेजेंट टाइम में क्या उसका रेशियो जो है घटाकर जो है 2 कर दिया गया। अब क्या है, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंस कर दिया कि जिसके जो है 2 बच्चे से 3 बच्चे, जैसे किसी को 2 बच्चे हैं तो उनको सारी सुविधाएं दी जाएगी, अगर किसी को 3 बच्चे हो गए तो उनको पूरी सुविधाएं जो है, पूरी सुविधाओं से जो है उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या है, सबसे बढ़िया क्या होता है कि परिवार का मतलब ये होता है कि हम दो हमारे दो। बच्चा पैदा करना ही बड़ी बात नहीं होती, उनको सही दिशा में परवरिश देना, उनको उनकी देख रेख करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं आपके परिवार के अंतर्गत आती हैं। बच्चा को सिर्फ जन्म देने से आपका जो है दायित्व जो है पूरा नहीं हो जाता है। बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश देना भी क्या होता है एक माता पिता का जो है परम कर्तव्य होता है। अब आइए देखिए मैकावर के अनुसार क्या उन्होंने कहा। ठीक है, मैकावर के अनुसार, तो मैकावर ने परिवार की क्या परिभाषा दी, तो परिवार पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो प्रजनन, बच्चों के जन्म, प्रजनन का मतलब क्या हुआ बच्चों के जन्म तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो परिवार होता है वो क्या यौन संबंध स्थापित करके बच्चों को जन्म देता है और बच्चों का पालन पोषण, ठीक है, पालन पोषण की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसकी क्या क्षमता रखता है। मैंने यही बताया ना कि बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं होती है, उनको क्या सही दिशा देना, उनके जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी बेसिक चीजें उसको फुलफिल करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। जन्म देना आसान है लेकिन उनकी परवरिश करना ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़ा जो है डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है,
अब आइए देखिए, हम बात करते हैं परिवार की विशेषताओं की। तो परिवार की विशेषता पहला क्या है आपका, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, की मतलब सभी जगह जो है परिवार का पाया जाना। सार्वभौमिकता का मतलब क्या हुआ, सभी जगह परिवार का पाया जाना। तो परिवार एक ऐसा समूह है जो सभी समाजों, सभी युगों में पाया जाता है। आज भी समाज चाहे सभ्य हो चाहे आदिम हो, परिवार किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। देखिए, सभ्य का मतलब कि सिविल सिटीजन, असभ्य या आदिम मतलब राक्षसों का, जानवरों का, या जो भी आदिमानव हैं, तो उनका भी क्या होता है, उनका भी जो है अपना परिवार होता है। अब आइए देखिए, विवाह संबंध। परिवार में क्या होता है, तो परिवार का उद्भव जो है, परिवार का उद्भव जो है स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंध से होता है। यानी परिवार का जो प्रारंभ जो होता है, परिवार शब्द कहाँ से जुड़ता है, तो याद रखिएगा कि परिवार शब्द जो है वैवाहिक संबंधों से ही जुड़ता है। एक परिवार दूसरे परिवार की लड़की लाकर अपने घर बहू बनाता है, या एक पुरुष एक महिला जो है संस्कारों के द्वारा जो है एक गठबंधन में बनते हैं और नया जीवन का स्टार्ट करते हैं। वही क्या होता है, वहीं से जो है उनका परिवार जो है शुरू होता है। अतः विवाह परिवार के निर्माण का प्रथम आधार है। परिवार का निर्माण का प्रथम आधार कौन सा होता है, तो आपका विवाह होता है। ठीक है, मुरडाक ने विवाह द्वारा यौन व्यवहार पर नियंत्रण एवं प्रजनन को परिवार का मौलिक कार्य माना है। देखिए, जो मुरडाक थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो विवाह होता है उससे क्या है, आप यौन व्यवहार पर नियंत्रण कर सकते हैं, और प्रजनन का जो है परिवार का जो है मौलिक, यानी बच्चे पैदा करना क्या है, परिवार का एक मौलिक कार्य होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, बच्चा पैदा करना भी क्या है, ये भी एक काम ही है, और उसको पैदा करके फिर क्या करना है, उनकी परवरिश देना भी, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। फिर क्या देखिए, विभिन्न स्वरूप। विभिन्न स्वरूप में क्या है, परिवार का स्वरूप एक विवाह, बहुपति विवाह। ठीक है, परिवार का स्वरूप कैसा हो सकता है, तो एक विवाह भी हो सकता है, बहुपति विवाह। बहुपति विवाह का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक पत्नी के बहुपति विवाह, एक पत्नी के ढेर सारे जो है पति हों। फिर बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह का मतलब क्या हुआ कि एक पत्नी के जो है बहुत सारे पति हों। ठीक है, सामूहिक विवाह के रूप में संभव हो या भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न हो सकता है। वंश नाम या नामावली का व्यवस्था। वंश नाम, देखिए वंश नाम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कहा जाता है ना कि लड़के जो होते हैं वो क्या है, कुल के दीपक होते हैं, और लड़कियां जो होती हैं उनको नहीं माना जाता, जबकि ये गलत है। ये समाज में हमारी बहुत बड़ी ये कुरीति है। ऐसा थोड़ा ना, जो हमारा समाज कायम तभी है, लड़का लड़की दोनों का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लड़के जो है वो कुल के दीपक है, वंश चलाते हैं। आखिर वंश चलाने के लिए एक लड़की की भी तो जरूरत होती है। लेकिन हमारा भारत क्या है, हमारा भारत जो है पुरुष प्रधान देश रहा है, तो यहाँ पे क्या है, लड़कों का और पुरुषों का जो है वर्चस्व ज्यादा होता है लड़कियों के अपेक्षा। तो ये चीजें क्या है, वंश नाम। वंश नाम जो है मतलब क्या है, एक तरह से एक लड़कों का नाम, लेकिन कहीं ना कहीं पहले क्या था, प्राचीन समय में कहीं ना कहीं जो है माताओं को भी ये अधिकार था, यानी मित्र जो है मातृसत्तात्मक जब परिवार था, तो उसमें क्या था, बच्चे जो होते थे वो अपने क्या है माँ के नाम से जाने जाते थे। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे जो हैं, अगर मैं अपने 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 जो है मायके जाती हूँ, होम टाउन जाती हूँ, तो वहाँ क्या है, मेरे बच्चों के यानी इनके नाना नानी के यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे नाम से मेरे बच्चों को जाना जाएगा। और जब मैं लॉ होम में हूँ यानी ससुराल में हूँ, तो यहाँ क्या है, मेरे पति के नाम से मेरे बच्चों को जाना जाएगा। यानी जो है एक वंश जो है ये कायम हो रहा है। ठीक है, फिर क्या, प्रत्येक परिवार में वंश नाम की व्यवस्था पाई जाती है। वंश नाम पितृवंशी और मातृवंशी और पितृवंशी दोनों हो सकती है, यानी माँ के नाम से भी बच्चे को जाना जा सकता है, और क्या है, पिता के नाम से भी जाना जा सकता है। सामान्य निवास। सामान्य निवास का मतलब क्या हुआ कि सामान्य परिवार का एक निश्चित निवास अथवा घर होता है, अर्थात परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं। सामान्य निवास का मतलब कि एक साधारण परिवार जो होता है, हर परिवार का क्या होता है, एक निश्चित निवास होता है। जैसे मान लीजिए हम कमाने के लिए जो है मतलब अपने गांव से शहर चले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, शहर कभी आपको जो है ठिकाना या आश्रय नहीं दे सकता है। जो चीज़ें आपको गांव में मिल जाएगी, जो अपनत्व की भावना गांव में मिल जाएगी, वो क्या शहर में नहीं मिल पाती। आप देखते हैं अधिकतर जो सीनियर सिटीजन होते हैं रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, अपने गाँव जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको जो है भाईचारा, प्रेम भाव, उनका गाँव जो है उनको जो है अपनी ओर खींचता है। ठीक है, भले गाँव में जो है आपको सोफा सेट न
न मिले, लेकिन क्या है खटिए पे चारपाई पर गुड़ और पानी में जो स्वाद है वो क्या है आपके सोफे से सेट पर बैठकर जो है स्नैक्स में वो स्वाद नहीं, वो अपनापन नहीं है। गांव में जो होता है लोग एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी होते हैं, और शहर में क्या होता है, शहर में सिर्फ आप लोग अपने आप में ही रिजर्व होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सामान्य निवास में क्या होता है, तो परिवार के लिए जो है एक सामान्य निवास होता है जहाँ पे क्या करते हैं, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अब आइए देखिए भावनात्मक आधार। परिवार की एक विशेषता ये भी है कि भावनात्मक, परिवार में क्या होती है, भावनाओं से जुड़ा हुआ ही घर जो है, परिवार जो है वो चलता है। आप देखिए भावनाओं में किसका हो सकता है आपका, तो जैसे भाई बहन का प्यार, बहन बहन से प्यार, ठीक है, भाई भाई का प्यार, पति पत्नी और पिता पुत्र, माँ पुत्री, या किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जो भावनाएं हैं तो वो क्या है, जैसे माँ की क्या होती है, माँ की जो भावनाएं होती है वो जो है बेटे के प्रति ज़्यादा होती है, और पिता की जो भावनाएं होती हैं वो क्या है, बेटी के प्रति ज़्यादा होती है। तो ये जितनी भी भावनाएं होती हैं वो क्या है, भावनात्मक, परिवार जो है एक भावनात्मक आधार भी होता है। इसके कारण व्यक्तिगत स्वार्थ को स्थान नहीं मिल पाता, यानी जो परिवार में लोग रहते हैं मिलजुल कर, तो वहाँ पे क्या वो अपने पर्सनल स्वार्थ को नहीं देखते हैं। सभी सदस्यों के सामने पारिवारिक सुख समृद्धि शक्ति का लक्ष्य रहता है। निस्वार्थ स्नेह प्रेम और वात्सल्य केवल क्या है, परिवार में ही देखने को मिलता है। जो परिवार होता है वो क्या है, निस्वार्थ भाव से आपके साथ रहेगा, प्रेम से रहेगा, वात्सल्य। लेकिन आज क्या है, आज देख रहे आधुनिक युग में कहीं ना कहीं जो है ये सारे चीज़ें अब क्या किताबों में और सिर्फ जो है टेलीविजन पर देखने को मिलता है, लेकिन वास्तविकता में ये सारी चीज़ें अब जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है, इसका कारण कहीं ना कहीं जो है महंगाई भी है, ठीक है। तो अब क्या है, अब जो महंगाई भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है दैनिक जीवन में जो पर्सनल रिलेशन हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्या है, प्रभावित कर रही है। फिर क्या है, रचनात्मक प्रभाव। परिवार को प्राथमिक समूह कहा जाता है क्योंकि मानव का जन्म एवं विकास परिवार में ही होता है। परिवार के द्वारा ही मानव के चरित्र, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार के ढंग आदि का जो है निर्माण होता है। आठवां क्या, सदस्यों का उत्तरदायित्व। अब इसको तो आप अपने से भी लिख सकते हैं कि सदस्यों का, परिवार में रह रहे हैं तो सभी सदस्यों का अपना अपना क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। सभी सदस्य जो है अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। जैसे परिवार में अपने माता पिता का सेवा करना, तो ये क्या है, ये बेटा और बहू की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने माता पिता का जो है सेवा सत्कार करे। तो ये क्या है, ये भी एक उत्तरदायित्व ही हुआ। फिर क्या, सीमित आकार। परिवार का एक सीमित आकार होता है जिसमें 2 4 5 6 10 लोग मेंबर होते हैं। सामाजिक नियम। परिवार, अगर हम परिवार क्या, समाज की जो है सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है, और परिवार ही जोड़कर क्या करते हैं, समाज को बनाते हैं। उसके कुछ न सामाजिक नियम होते हैं जिसको क्या है, हर परिवार को जो है उसका पालन करना पड़ता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, समुदाय। समुदाय का अर्थ और इसकी परिभाषा जो है बताइए, ठीक है। समुदाय का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा और प्रकार बताइए। तो देखिए, व्यक्तियों का समूह, ठीक है, व्यक्तियों का सामाजिक संगठन समुदायों जिसमें वह निवास करता है, के प्रकार से प्रभावित होता है। इसे सामान्य जीवन की भावना में अंकित एक भू क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, समुदाय को जैसे एक भू क्षेत्र में यानी एक प्रॉपर क्षेत्र में परिभाषित किया जाए, तो उसके अंदर में क्या क्या आएगा, तो उसमें क्या होता है, व्यक्तियों का समूह पाया जाता है तभी वो समुदाय कहलाएगा। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है तभी वो समुदाय हो सकता है। सामान्य संस्कृति हो गया, यहाँ पर बना लीजिए, संस्कृति और सामाजिक प्रणाली के तहत आएगा तभी जो है समुदाय होगा। सदस्यों में अपनी एकता की चेतना होती है। जानते हैं समुदाय में क्या होता है, जो समुदाय, जो कम्युनिटी जो डिसाइड कर ली, उसमें क्या होता है, एकता की भाव को देखने को मिलता है। फिर क्या है, पांचवा क्या है, संगठित विधि से सामूहिक रूप में कार्य करने की क्षमता भी सम्मिलित होती है। यानी जो भी काम होता है समुदाय में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम को करते हैं। समुदाय की अवधारणा में 2 मूल
तत्व, भौगोलिक क्षेत्र और एकता भावना जो है निहित होती है। तो समुदाय की अवधारणा में क्या, दो ही मूल तत्व, ये पांच तो बताएं, लेकिन पांच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, दो होते हैं, जिसमें क्या भौगोलिक क्षेत्र होता है और एकता की भावना, ये दोनों क्या होती है इसमें जो है निहित यानी पाई जाती है। अब आइए देखिए सामुदायिक स्थानीय क्षेत्र के रूप में क्या होता है। समुदाय एक प्रादेशिक समूह है जो सामान्य भूमि पर आवश्यक है एवं जीवन पद्धति में सहभागी है, या कोई संयोग मात्र नहीं है। यह क्या होती है, यह कोई संयोग, जो समुदाय बनता है, जो कम्युनिटी बनती है, वो उसका संयोग से लेना देना नहीं होता। ये क्या, ये मतलब आपका सहयोग से बनने वाली पद की मात्र नहीं है कि व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर एकत्रित होकर रहना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, समुदाय जो पहले से बना रहता है, और अगर जाकर आरंभ करेंगे तो भी तो समुदाय बनाने में जो समय लगेगा। समीपता से संपर्क में सुविधा होती है, संरक्षण प्राप्त होता है, समूह के संगठन और एकीकरण में सुगमता आती है। देखिए समीपता मतलब कि आप अगर एक दूसरे से भाईचारा बना कर रखेंगे तो आपको तरह तरह की सुविधाएं मिलेगी। जैसे अचानक रात में अगर तबीयत खराब हो गई, आपका जो है फ्रेंड सर्कल, आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग है, आप जो है एक दूसरे के सुख दुख में साथ है, तो आपका भी आधी रात की तबीयत खराब होगी तो क्या होगा, पूरे लोग जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और आपको जो हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जो है मतलब हेल्प करेंगे। समुदाय की भौतिक संरचना का एक महत्वपूर्ण पक्ष जिसकी ओर ध्यान दिलाया जा सकता है, इसकी अनियोजित भौतिक संरचना है। ठीक है, तो समुदाय की एक भौतिक संरचना, भौतिक यानी जो आधुनिकता में चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, अनियोजित है, मतलब वो पहले से जो है प्लानिंग किया हुआ नहीं है। आधुनिक समुदाय देहात, नगर एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के पीछे कोई दूरवर्ती पूर्व निर्धारित योजना नहीं है। जैसे आधुनिक में क्या है, देहात नगर जो है पीछे छूट जा रहे हैं प्रदेश के, यानी कहने का मतलब क्या कि औद्योगिकीकरण जैसे ही आया तो सब लोग क्या है, रोजी रोटी के लिए गांव को छोड़कर क्या करते हैं, शहर की तरफ पलायित होते हैं। इसका परिणाम हुआ कि घनी आबादी जो हो गई, क्या हुआ, टूटे फूटे निवास स्थान में भवनों का उपयोग निवास और व्यापारिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो गया। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, समुदाय जो है मतलब टूटने लगा। जैसे ही लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, जगह जगह बंटने लगेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो है व्यापारिक गतिविधि क्षेत्र में जो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है असंतुलन पैदा हो जाएगा। अब आइए देखिए परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन व्यतीत करते लोगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। सामान्य जीवन से तात्पर्य यह है कि समूह के खान पान, पहनावे का ढंग, रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं, लोकाचार में समानता परिलक्षित होती है। अतः एक ऐसे समूह के जीवन यापन की सामान्य ही समुदाय की आधारभूत जो है कसौटी होती है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया। अब आइए देखिए सामुदायिक संगठन के प्रकार देख लेते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो पहला क्या है आपका नगरीय होगा, यहाँ पे यह बना लीजिएगा। ठीक है, नगरीय पड़ोस। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा चैनल के बारे में जानकारी दे दे रहे हैं कि इस समय जो है आप लोग के जो भाई बहन, अगर जो भी बच्चे जो हैं बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं, उनका जो है आप सभी लोग जानते हैं कि उनका पेपर जो है इस समय माइनर चल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो माइनर में कौन से सेमेस्टर का, तो जो सेकेंड सेमेस्टर जिनका बैक लगा है और फोर्थ सेमेस्टर जो है अभी रेगुलर है और उनका बैक है, तो उनका जो है माइनर सब्जेक्ट में हम हिंदी जो है अभी पढ़ा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम जो है 16 तारीख को होगा। तो आप लोग जो है ये चैनल उनको दे दीजिए ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, क्योंकि जो माइनर सब्जेक्ट है उसका जो है अभी तक कोई भी मैटर कोई चैनल वाले दे नहीं रहे हैं। तो सिर्फ एकमात्र चैनल उनका यही है, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के जरिए जो है उनका जो है माइनर सब्जेक्ट की भी तैयारी हम करा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको बताइए कि वो प्ले लिस्ट के जरिए जाकर जो है अपना क्लास देख सकते हैं। उनकी क्लास की टाइमिंग जो है सुबह 10 से लेकर मतलब 10:30 या 11 बजे के बीच में हम दे रहे हैं, और रात में आप लोगों की टाइमिंग जो है 9 से लेकर 10 के बीच में आप लोगों की क्लास हम दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, मेहनत तो बहुत पड़ रहा है स्टूडेंट। देखिए 3-4 घंटा सुबह, 3-4 घंटा, यानी कुल टोटल मिला के 10 घंटा हमको काम करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग जो है अच्छे मार्क्स लाएंगे और आप लोग का जो है मतलब पढ़ने में पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला देंगे, मेरिट बन जाएगा, तो मेरी मेहनत जो है सफल है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं नगरीय पड़ोस। पहला क्या, नगरीय पड़ोस। तब देखिए पड़ोस पहले समुदाय है। ठीक है, पड़ोस जो है पहले समुदाय जिसके संपर्क में बालक आता है। पड़ोस क्या होता है, पहले नहीं होगा, पहला होगा। ठीक है, पड़ोस क्या होता है आपका, पहला समुदाय, यहाँ पर ला बनाइएगा। पहला समुदाय जिसके संपर्क में बालक आता है, यह अनेक पारिवारिक समूहों को शिथिल समाकलन है।
विशाल नगरों में यह अधिकांशतः साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि सदस्य एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। नगरीय पड़ोस में व्यक्तियों का घनिष्ठ संपर्क नहीं हो पाता, कभी कभी तो वह एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाते हैं। आप में से कुछ ने विशाल नगरों में अपने संबंधी के मकान को तलाश करने में बहुत कठिनाई का अनुभव किया होगा, यदि आप उनके मकान को पहले से नहीं जानते थे। निचली मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति ऊपरी मंजिल पर रहने वाले व्यक्तियों को नहीं जानते। अतः कहा जा सकता है कि नगरों में पड़ोस की समुदाय के रूप में कोई भी अवस्थिति नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो नगरीय समुदाय है, ठीक है, जो नगर में रहने वाले जो लोग होते हैं, शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या ज़्यादा समीपी नहीं होते, उनमें घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बिजी रहते हैं। अगर मान लीजिए निचली मंजिल पर कोई रह रहा तो ऊपर वाले के लोगों को वो नहीं जानता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो अवस्थिति नहीं रहती है कि जैसा गांव में क्या, गांव में अगर एक छोर से दूसरे छोर, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में के भी लोग हैं तो उनको भी क्या होता है, गांव के लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, शहर में जो होता है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के लोगों को वो लोग नहीं पहचानते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए ग्रामीण पड़ोस क्या होता है। तो नगरीय पड़ोस के विपरीत ग्रामीण पड़ोस में व्यक्ति एक दूसरे के निकट रहते हैं तथा भली भांति परिचित रहते हैं। यद्यपि ग्रामीण पड़ोस में व्यक्तियों के घर एक दूसरे के समीप ना भी हों, तथापि वह एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। देहात में पड़ोसियों के मध्य जो है समीपी संपर्क पाया जाता है। तो देखिए अभी आप लोगों को हमने बताया कि जो शहरी है वो क्या है, अपने आप में मस्त रहते हैं, और जो गांव है वो क्या है, दूसरे गांव के लोगों को भी भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टूडेंट आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। अपना वैल्यूएबल कमेंट आप लोग जरूर दिया करें स्टूडेंट कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, मिलते हैं हम कल क्लास में। कल आप लोगों का जो है मतलब कल फिर रात से 9 के बीच, 9 और 10 के बीच में आप लोगों को एक क्लास मिल जाएगी। देखिए अभी 7 बजने में 6 मिनट बाकी है, तो इसको एडिटिंग करते में 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए, तो थोड़ा आप लोग वेट कर लिया करिए। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। और आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों का 4 मॉडल पेपर जो है मेरे द्वारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।